नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL FM पर द लीन स्टार्टअप बुक के ऑडियो समरी। यह कहना उचित है कि एरिक रीस के द लीन स्टार्टअप ने दुनिया को बदल दिया, जैसा कि हम जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर लीन स्टार्टअप मॉडल एक वैश्विक घटना है जिसका उपयोग व्यक्तिगत उद्यमियों और दुनिया भर की बड़ी कंपनियों द्वारा आश्चर्यजनक परिणामों के लिए ईमानदारी से किया जाता है। एरिक रीस की शानदार साख को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। IMView सोशल नेटवर्क के CTO, फास्टवर्क्स के सहसंस्थापक, लॉन्गर टर्म स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक और CEO और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल IDEO और पिवोटल लीन स्टार्टअप व्यवसाय में उद्यमी के रूप में काम करने के बाद मॉडल जीवन अनुभव के भंडार पर आधारित है। इस लीन स्टार्टअप सारांश के साथ न्याय करने के लिए हमने जिस तरह से रीस ने पुस्तक की संरचना की है उसे प्रतिबिंबित किया है, जो 3 मुख्य खंडों में विभाजित है। विजन यहाँ रीस उद्यमशीलता प्रबंधन के एक नए अनुशासन के मामले को सामने रखता है। स्टीयर यह अनुभाग लीन स्टार्टअप बिजनेस मॉडल में गहराई से उतरता है। तेजी लाएं यहाँ फोकस इस बात पर है कि लीन स्टार्टअप्स को बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप के माध्यम से जल्द कैसे गति दी जाए। तो आइए क्रांतिकारी लीन स्टार्टअप मॉडल से परिचित हों। पार्ट 1, विजन। लीन स्टार्टअप की परिभाषा और उत्पत्ति। लीन स्टार्टअप मॉडल का नाम टोयोटा विनिर्माण क्रांति से लिया गया है, जिसका नेतृत्व ताइची ओनो और शिगियो शिंगो ने किया था। उन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करके टोयोटा को एक समृद्ध वैश्विक कंपनी में बदल दिया। व्यक्तिगत कर्मचारियों के ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करना, सिकुड़ते बैच आकार, सही समय पर उत्पादन और इन्वेंट्री नियंत्रण का उपयोग करना, चक्र समय में तेजी लाना। इस दृष्टिकोण ने मूल्य सृजन, व्यवहार और अपशिष्ट सिद्धांतों के बीच अंतर पर प्रकाश डाला, जो लीन स्टार्टअप पद्धति उद्यमिता के संदर्भ में लागू होती है। इसलिए रीस का दृढ़ विश्वास है कि स्टार्टअप की सफलता जरूरी नहीं कि एक महान विचार हो या यहाँ तक कि सही समय पर सही जगह पर हो, यह सही प्रक्रियाओं का पालन करने के बारे में है। नतीजतन लीन स्टार्टअप मॉडल निम्नलिखित पर आधारित है। तेज चक्र समय। ग्राहक क्या चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित करना, पहले उनसे पूछे बिना। निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करना। इस प्रकार लीन स्टार्टअप बिजनेस मॉडल नए उत्पादों के विकास और नवाचार के लिए एक नया दृष्टिकोण है, जो एक साथ तेजी से पुनरावृत्ति, ग्राहक अंतर्दृष्टि, रचनात्मक दृष्टि और बड़ी महत्वाकांक्षा पर केंद्रित है। मान्य शिक्षण डेटा के लिए एक नवीन दृष्टिकोण। लीन स्टार्टअप मॉडल एक अनूठी अवधारणा का दावा करता है, जिसे रीस मान्य शिक्षा के रूप में संदर्भित करता है। सीखने का यह दृष्टिकोण बाजार पूर्वानुमान या कॉर्पोरेट योजना के पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सटीक, संक्षिप्त और तेज है। सबसे पहले यह समझने के लिए कि मान्य शिक्षण का क्या मतलब है, हमें इस बात पर प्रकाश डालना होगा कि हमारे कौन से प्रयास मूल्य पैदा कर रहे हैं और कौन से प्रयास बर्बादी पैदा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद को लगातार अद्यतन करने और सुधारने का प्रयास करने के बजाय हमें यह पता लगाना चाहिए कि ग्राहक हमारे उत्पाद में रुचि रखते हैं या नहीं। जो कुछ भी ग्राहक को मूल्य प्रदान नहीं कर रहा है वह बेकार है। लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारे ग्राहक हमारे उत्पाद को क्या महत्व देते हैं? वास्तविक डेटा प्राप्त करने के लिए उत्पाद का एक संस्करण यथाशीघ्र भेजना महत्वपूर्ण है। मान्य शिक्षण इस डेटा से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है, जो वास्तविक ग्राहक व्यवहार पर आधारित है, उस फीडबैक पर नहीं जो ग्राहक सर्वेक्षण या साक्षात्कार के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं।
कि वे किसी उत्पाद के बारे में काल्पनिक रूप से क्या पसंद कर सकते हैं, जिसके साथ उन्होंने अभी तक बातचीत नहीं की है। मूलतः ग्राहकों पर यह जानने के लिए भरोसा न करें कि वे समय से पहले क्या चाहते हैं। इसके बजाय उत्पाद के मूर्त संस्करण के साथ उनके व्यवहार पर भरोसा करें और आगे के निर्णयों को सूचित करने के लिए इस डेटा का उपयोग करें। प्रयोग करने की स्वतंत्रता आवश्यक है। लीन स्टार्टअप के दृष्टिकोण से एक प्रयोग केवल सैद्धांतिक जांच की एक पंक्ति नहीं है, यह उत्पाद का पहला संस्करण है। जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख किया गया है, रीस ग्राहकों को किसी उत्पाद के साथ जितनी जल्दी हो सके बातचीत करने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि यह इस प्रयोग के परिणाम हैं जो उत्पाद की दिशा निर्धारित करते हैं। यहाँ रीस ज़ैपोस के संस्थापक निक स्विनमन का आकर्षक उदाहरण पेश करता है, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन जूता स्टोर है। ऑनलाइन शॉपिंग वास्तव में शुरू होने से पहले निक ने व्यवस्थित रूप से यह पता लगाने का प्रयोग किया कि ग्राहक इस प्रक्रिया का पालन करके ऑनलाइन जूते खरीदने के इच्छुक होंगे या नहीं। उन्होंने स्थानीय जूते की दुकानों से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह उनके भंडार की तस्वीरें ले सकते हैं। उन्होंने यह देखने के लिए तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की कि ग्राहक उन्हें खरीदेंगे या नहीं। यदि वे ऐसा करते तो वह दुकान पर लौटता, पूरी कीमत पर जूते की एक जोड़ी खरीदता और उन्हें ग्राहक को भेज देता। यह दृष्टिकोण प्रयोग की लीन स्टार्टअप पद्धति का सूचक है। इन्वेंट्री, गोदामों और वितरकों के साथ एक संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला को व्यवस्थित करने में व्यस्त होने के बजाय ज़ैपोस ने छोटी शुरुआत की और अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए सबसे तेज तरीका अपनाया कि ऑनलाइन जूते की मांग थी। इसके अलावा ऐसा करने में ज़ैपोस बाजार अनुसंधान या ग्राहक सर्वेक्षण के पारंपरिक तरीकों में शामिल नहीं हुआ, जो पूछता था कि ग्राहक अपने वास्तविक व्यवहार को प्रकट करने के बजाय क्या चाहते हैं। इसके बजाय वह अपने छोटे पैमाने के प्रयोग में भाग लेने वाले ग्राहकों और वितरकों को सीधे देखने, बातचीत करने और उनसे सीखने में सक्षम था। 2009 में अमेज़न ने ज़ैपोस को $1.2 बिलियन में खरीदा। इसलिए मान्य शिक्षण और तेज प्रयोग लीन स्टार्टअप व्यवसाय पद्धति का अभिन्न अंग है। जब तक किसी उत्पाद का पहला संस्करण वितरित किया जाता है, तब तक इसने कुछ ग्राहकों को एकत्रित कर लिया होगा और भविष्य में क्या काम कर सकता है, इसके बारे में परिकल्पना करने के बजाय वास्तविकता में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, इसके बारे में प्रचुर मात्रा में डेटा प्रदान किया होगा। जैसा कि सिलिकॉन वैली के उद्यमी स्टीव ब्लैंक कहते हैं, हमें ग्राहकों, बाजारों और आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जो भी डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, वह केवल इमारत के बाहर यानी वास्तविक दुनिया में मौजूद होता है। भाग 2, स्टीयर। लीन स्टार्टअप न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों पर निर्भर करता है। लीन स्टार्टअप पद्धति के लिए न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP आवश्यक है, क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके मान्य सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। बाजार में लाए जा सकने वाले सबसे छोटे उत्पाद के साथ भ्रमित न हो, वे बिल्डमापलन फीडबैक लूप के माध्यम से जिप करने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका है। बिल्डमेजरलन फीडबैक लूप वह मूलभूत आधार है जिस पर एक स्टार्टअप बढ़ता है। सबसे पहले किसी उत्पाद को वास्तविक दुनिया में बनाया और परीक्षण किया जाता है, फिर उसकी सफलताओं और विफलताओं को मापा जाता है और फिर मापने योग्य डेटा से मान्य शिक्षण उत्पाद के विकास में अगले चरण की जानकारी दे सकता है। MVP की जटिलता साधारण विज्ञापनों से लेकर प्रारंभिक प्रोटोटाइप तक भिन्न भिन्न होती है। हालांकि उद्यमी अपने MVP में बहुत सारी सुविधाएं शामिल करते हैं। यदि संदेह हो तो हमेशा सरलीकरण करें।
कोई भी सुविधा जो आपको सीखने में योगदान नहीं देती है, उसे हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस पर खर्च किया गया समय बर्बाद होगा। MVP बनाते समय उद्यमियों और वास्तव में टीमों को सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ता है, जो कि गुणवत्ता का क्या मतलब है, इसकी पारंपरिक धारणा है। जितनी जल्दी हो सके MVP को बाजार में लाना अक्सर किसी पेशेवर के संपूर्ण कौशल का अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यहीं पर एक नए परिप्रेक्ष्य को अपनाने की जरूरत है, जहां MVP को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, और इसके बिना ऐसा करना मुश्किल साबित होगा। एक अतिरिक्त बाधा यह है कि MVP अक्सर ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करते हैं। बेशक, हालांकि यह डेटा अभी भी मान्य शिक्षण और बिल्ड मापलन फीडबैक लूप के लिए मूल्यवान है, ऐसे परिणामों को एक टीम द्वारा निराशाजनक माना जा सकता है। इसका समाधान कर्मचारियों को ऐसे परिणामों के लिए तैयार करना है, और इसके बजाय पुनरावृत्ति, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना और प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ऐसी असफलताओं को देखना है। दरअसल, MVP सीखने की यात्रा पर पहला कदम है। लीन स्टार्टअप्स को अपनी सफलताओं और असफलताओं को इष्टतम ढंग से मापना चाहिए। अक्सर स्टार्टअप अपनी सफलता को एक मील का पत्थर बनाकर कुछ ग्राहकों के साथ बातचीत करके और यह देखकर मापते हैं कि क्या उनकी कुल संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन यह प्रगति को मापने का एक त्रुटिपूर्ण तरीका है। वे कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि संख्याओं में परिवर्तन उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों से संबंधित है? यहीं पर रीस हमें हमारे परिणामों को प्रभावी ढंग से मापने के लिए दो उत्कृष्ट लीन स्टार्टअप टूल प्रदान करता है, इनोवेशन अकाउंटिंग और एक्शनेबल मैट्रिक्स। आइए पहले वाले को खोलना शुरू करें। इनोवेशन अकाउंटिंग स्टार्टअप्स को निष्पक्ष रूप से यह साबित करने की अनुमति देता है कि वे एक स्थायी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मान्य शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं। यह 3 चरणों में काम करता है। कंपनी की वर्तमान स्थिति पर वास्तविक डेटा प्राप्त करने के लिए MVP लागू करें। एक MVP वास्तविक आधारभूत ग्राहक डेटा को स्टार्टअप के विकास मॉडल में एकीकृत करने में मदद करता है, भले ही ग्राहक वर्तमान में MVP को महत्व न दे। स्टार्टअप्स को अपने आदर्श बेसलाइन की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। किसी स्टार्टअप द्वारा की जाने वाली हर पहल का ध्यान उसके विकास चालकों में से किसी एक को बेहतर बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप विकास के लिए ड्राइवर के रूप में नए ग्राहकों की सक्रिय दर का चयन कर सकता है और यह तय कर सकता है कि वर्तमान में इस ड्राइवर के लिए उनकी आधार रेखा बहुत कम है। नतीजतन, वे ग्राहक के लिए उपयोग को आसान बनाने के लिए डिजाइन में सुधार कर सकते हैं। इन डिजाइन परिवर्तनों से सक्रिय दर में वृद्धि होनी चाहिए, अन्यथा डिजाइन को विफल माना जाना चाहिए। आगे बढ़ने या डटे रहने का निर्णय। यदि व्यवसाय मॉडल के चालकों में सुधार नहीं हो रहा है, तो प्रगति नहीं हो रही है। यह एक स्पष्ट संकेतक होगा कि कंपनी को आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पर अगले अध्याय में और अधिक जानकारी दी जाएगी। इनोवेशन अकाउंटिंग के अलावा, रीस लीन स्टार्टअप्स द्वारा अपने परिणामों को मापने के तरीके को बेहतर बनाने के एक और तरीके के रूप में कार्रवाई योग्य मैट्रिक्स प्रस्तुत करता है। कार्रवाई योग्य मैट्रिक्स को 3A का पालन करना होगा। वे होने चाहिए: कार्रवाई योग्य, पहुंच योग्य और लेखा परीक्षा योग्य। कार्रवाई योग्य किसी डेटा रिपोर्ट को कार्रवाई योग्य मानने के लिए इसमें कारण और प्रभाव की एक स्पष्ट रेखा का संकेत होना चाहिए, जिसमें विभिन्न विभागों के व्यवहार के लिए गलती से सफलता या विफलता के लिए कोई ग्रे क्षेत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
सुलभ कई रिपोर्टें कई प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से समझ से बाहर है, जिन्हें निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए रिपोर्ट यथासंभव सरल और यथासंभव व्यापक रूप से सुलभ होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी टीम इसमें शामिल है। लेखा परीक्षा योग्य रिपोर्ट में सही तथ्य होने चाहिए। उदाहरण के लिए, डेटा ग्राहकों के वास्तविक व्यवहार या उनके साथ बातचीत पर निर्भर होना चाहिए। उत्तर देने के लिए सबसे कठिन प्रश्न, दूरी बनाना या दृढ़ रहना। एक उद्यमी के सामने आने वाले सबसे कठिन निर्णयों में से एक यह तय करना है कि उसके स्टार्टअप को आगे बढ़ने या दृढ़ रहने की आवश्यकता है या नहीं। वास्तव में रचनात्मक क्षमता के लिए सबसे बड़े अवरोधों में से एक असफल स्टार्टअप दृष्टिकोण के साथ बने रहने का गलत विकल्प है। हालांकि एक नई दिशा में एक सुविचारित धुरी उद्यमियों को एक स्थायी सफल व्यवसाय की राह पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। रीस का कहना है कि जब उन उद्यमियों से बात की जाती है जिन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाया है, तो वे लगभग हमेशा यही कहेंगे कि काश उन्होंने पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ाया होता। उद्यमियों द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण अक्सर 3 प्रकार के होते हैं। वैनिटी मैट्रिक्स उद्यमियों को उन डेटा से निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो वास्तविकता के बजाय उनकी इच्छाओं से मेल खाते हैं। इसका बदले में मतलब यह है कि वे नहीं मानते कि परिवर्तन आवश्यक है। अस्पष्ट परिकल्पनाएं, जो अपनी अस्पष्ट प्रकृति के कारण पूर्ण विफलता का अनुभव करना असंभव बना देती है, फिर से इस तथ्य को छिपा देती है कि एक आमूलचूल परिवर्तन वास्तव में आवश्यक हो सकता है। कई उद्यमी बस धुरी बनने से डरते हैं। विफलता को स्वीकार करना टीम के मनोबल के लिए विनाशकारी हो सकता है और इससे भी अधिक उनके नए सुझाए गए व्यावसायिक विचार का डर। वास्तव में खुद को पोस्ट पिवोट साबित करने का मौका नहीं मिलना बहुत अच्छा है। हालांकि लीन स्टार्टअप मॉडल परिवर्तन के एक संरचित रूप के रूप में धुरी को देखता है, जो उत्पाद व्यवसाय मॉडल या विकास के इंजन के बारे में एक नई परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है। यह लीन स्टार्टअप बिजनेस मॉडल का मूल है। यही वह चीज है जो विधि को लागू करने वाली कंपनियों को इतना मजबूत बनाती है कि यदि उन्हें धुरी की आवश्यकता होती है तो उनके पास गतिशीलता और गतिशीलता दोनों के साथ ऐसा करने के लिए सभी उपकरण, मान्य शिक्षण प्रयोग करने की स्वतंत्रता, MVP, नवाचार खाता और जवाबदेह मैट्रिक्स होते हैं। साहस। 5.3 एक्सेलेरेट। हालांकि यह उल्टा लग सकता है। छोटे बैच आकारों के साथ काम करना किसी विशेष उत्पाद के बड़े बैचों के उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक कुशल है। द रीजन? छोटे बैचों के साथ बड़े बैचों के उत्पादन की तुलना में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को बहुत जल्दी पहचाना और ठीक किया जा सकता है, जिससे लंबे समय में काफी समय की बचत होती है। दरअसल रीस का कहना है कि जब वह उन कंपनियों के साथ काम करते हैं जो बड़े बैच दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि टीम को प्रत्येक उत्पाद रिलीज के लिए 5 या 6 बार अपना काम फिर से करना होगा। यह लीन स्टार्टअप पद्धति के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, जो अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करना बंद करना है। हालांकि कई पारंपरिक प्रबंधकों को बड़े से छोटे बैच की मानसिकता में बदलने के बारे में सोचने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सहज रूप से अप्रभावी महसूस होता है। यह अंधविश्वास है कि बड़े बैच बेहतर होते हैं। अक्सर जब बड़े बैच सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है, तो कर्मचारी और प्रबंधक सिस्टम के बजाय खुद को दोषी ठहराते हैं। लीन स्टार्टअप पद्धति सबसे तेज समय सीमा के भीतर सबसे छोटे बैच आकार का उपयोग करके एक परिकल्पना तैयार करने और बाजार में MVP प्राप्त करने पर केंद्रित है।
बड़े बैच इस प्रकार की गति की अनुमति नहीं देते हैं और इसके अलावा वे मान्य सीखने की प्रक्रिया को लंबा खींचते हैं, जिससे एक सफल उत्पाद को अनुकूलित और परिष्कृत करना अधिक कठिन हो जाता है। इसके अलावा छोटे बैचों का मतलब है छोटे इन्वेंट्री जो इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में गोदाम स्थान को खाली कर देते हैं। यह आमूलचूल इन्वेंट्री कटौती वह जगह है जहां लीन मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि टोयोटा द्वारा अग्रणी है, को इसका नाम मिलता है। अपना इंजन शुरू करें। अब हम सतत विकास की बात कर रहे हैं। रीस एक स्टार्टअप के भीतर सतत विकास को परिभाषित करता है। जब नए ग्राहक पिछले ग्राहकों के कार्यों से आते हैं, ऐसे 4 तरीके हैं जिनसे पिछले ग्राहक सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, यह उत्पाद के बारे में ग्राहकों की अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक भावना का परिणाम है। उत्पाद के उपयोग के दुष्प्रभाव के रूप में यह किसी उत्पाद के संपर्क को संदर्भित करता है, जैसे कि जब कोई मित्र हमें पेपैल जैसी नई ऑनलाइन भुगतान विधि का उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे हमें कुछ पैसे हस्तांतरित कर सकें। वित्त पोषित विज्ञापन के माध्यम से इसे स्थायी विकास का स्रोत बनाने के लिए इसका भुगतान राजस्व से किया जाना चाहिए, न कि निवेश पूंजी से। बार बार खरीदारी या उपयोग के माध्यम से सदस्यता योजना यानी नेटफ्लिक्स या स्वैच्छिक बार बार खरीदारी यानी किराने का सामान जैसे उत्पादों के लिए जिन्हें बार बार खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सतत विकास के ये सभी रूप विभिन्न प्रकार के फीडबैक लूप में फीड होते हैं, जिन्हें रीस विकास के इंजन के रूप में संदर्भित करता है। उन्होंने विकास के 3 इंजनों की पहचान की जिनके माध्यम से एक कंपनी सफल हो सकती है। विकास का चिपचिपा इंजन, यह विशेष इंजन ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित करने और बनाए रखने पर केंद्रित है। ऐसी कंपनियां अपने मंथन और अधिग्रहण दरों पर सावधानी पूर्वक नजर रखती हैं। मंथन दर इस बात से परिभाषित होती है कि कितने ग्राहक उत्पाद में निरंतर रुचि बनाए रखने में विफल रहते हैं। यदि अधिग्रहण दर मंथन दर से अधिक है तो कंपनी बढ़ेगी। इस इंजन के भीतर सतत विकास की कुंजी मौजूदा ग्राहकों को लक्षित करना और उन्हें उत्पाद का उपयोग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। विकास का वायरल इंजन, यह इंजन मौखिक प्रचार से थोड़ा अलग है क्योंकि वायरल विकास ग्राहकों की एक शाखा है जो केवल मौजूदा ग्राहकों के उत्पाद के संपर्क में है। मौजूदा ग्राहकों के बिना इसके बारे में जरूरी नहीं है। फेसबुक का प्रसार इसका एक बड़ा उदाहरण है। यह उपयोगकर्ताओं द्वारा इसके प्रति खुले तौर पर उत्साहित होने के कारण नहीं फैला, बल्कि इसलिए फैला क्योंकि उन्होंने अपने नेटवर्क के बीच मित्र अनुरोध भेजना शुरू कर दिया। इसलिए यह इंजन वायरल गुणांक पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा इस विशेष मॉडल में मौद्रिक विनिमय विकास का चालक नहीं है। मौद्रिक विनिमय विकास का चालक नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि ग्राहक उत्पाद के लिए भुगतान करने को तैयार होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं और इसे वायरल रूप से फैला रहे हैं। विकास का भुगतान किया गया इंजन, इस मॉडल में कंपनी के पास 2 विकल्प हैं, या तो नए ग्राहक प्राप्त करने की लागत कम करना या प्रत्येक अर्जित ग्राहक से राजस्व बढ़ाना। यहाँ फोकस ग्राहक जीवनकाल मूल्य (LTV) पर है, जो यह बताता है कि उत्पाद के जीवनकाल में ग्राहक किसी उत्पाद के लिए कितना भुगतान करेगा और इसमें से उत्पाद की परिवर्तनीय लागत काट लेता है। फिर शेष राजस्व को विज्ञापन खरीदकर विकास में निवेश किया जाता है। जबकि कंपनियां एक साथ विकास के 1 से अधिक इंजनों को नियोजित कर सकती हैं। रीस का कहना है कि अक्सर ऐसा होता है कि सफल स्टार्टअप सिर्फ एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसी में विशेषज्ञता हासिल करेंगे।
अधिक प्रभावी ढंग से क्यों पूछकर अनुकूलन करें। एक लीन स्टार्टअप को अनुकूली होने से परिभाषित किया जाता है। इसे अपने वर्तमान संदर्भ से मेल खाने के लिए अपने प्रदर्शन और संचालन को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। जबकि रीस पूरी किताब में गति के महत्व पर जोर देता है, वह यह भी कहता है कि टीमों के लिए अपनी इष्टतम कार्य गति ढूंढना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो महत्वपूर्ण मान्य सीखने के अनुभवों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अधिक अनुकूली तरीके से काम करने के लिए रीस ने 5 क्यों की अवधारणा पेश की। इस पद्धति का मूल उद्देश्य किसी विशेष प्रक्रिया के विफल होने के पीछे की वास्तविकता की बेहतर तस्वीर प्राप्त करना और त्वरित असमर्थित निष्कर्षों पर पहुंचने से बचना है। इस विधि का शाब्दिक अर्थ है सत्य को उजागर करने के प्रयास में एक ही क्यों प्रश्न को लगातार 5 बार पूछना। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि उत्पादन लाइन में एक मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। यहाँ बताया गया है कि व्यवहार में 5 क्यों दिख सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, मशीन क्यों रुकी? उत्तर, क्योंकि यह अतिभारित था। यह ओवरलोड क्यों था? उत्तर, क्योंकि यह प्रभावी ढंग से चिकनाई युक्त नहीं था। इसे ठीक से चिकनाई क्यों नहीं दी गई? उत्तर, क्योंकि स्नेहन पंप ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह सर्वोत्तम ढंग से कार्य क्यों नहीं कर रहा है? उत्तर, क्योंकि इसका आंतरिक शाफ्ट तंत्र खराब हो गया है। शाफ्ट क्यों घिस गया है? उत्तर, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसमें स्टाफ का कोई सदस्य नियमित रूप से स्नेहन पंप शाफ्ट की जांच करता हो। ध्यान दें कि कैसे हम पूरी मशीन के वृहद परिप्रेक्ष्य से निकलकर काम करना बंद कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे पास एक परिचालन प्रणाली नहीं है जिसमें एक कर्मचारी नियमित रूप से पंप शाफ्ट के आंतरिक टूट-फूट की जांच करता है। इस दृष्टिकोण से अब समस्या को हल करना और भविष्य में इतनी बड़ी सिस्टम विफलता को होने से रोकना बहुत आसान हो गया है। 5 वाइज मान्य शिक्षण को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह किसी समस्या की वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक गहनता से प्रश्न पूछने को बढ़ावा देता है। हालांकि वास्तव में प्रभावी होने के लिए 5 क्यों को आपसी विश्वास के माहौल में पूछा जाना चाहिए, अन्यथा वे जल्दी से विभिन्न टीम के सदस्यों को दोष देने के साधन में उतर सकते हैं। इससे बचने के लिए रीस का सुझाव है कि लीन स्टार्टअप्स इन 2 नियमों का पालन करें। पहली बार में सभी गलतियों के प्रति सहनशील बनें। कभी भी एक ही गलती 2 बार न होने दें। सैंडबॉक्स में इनोवेशन कैसे इनक्यूबेट करें? समय के साथ कंपनियों के विकास के तरीके की पारंपरिक समझ से पता चलता है कि एक बार जब वे एक निश्चित आकार तक पहुंच जाते हैं तो वे नवाचार करने और बढ़ने की क्षमता खोना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा है। जब तक कंपनियां अधिक लचीले प्रबंधन दर्शन को अपनाने के लिए तैयार हैं, नवाचार बड़े स्थापित व्यवसायों की दिशा को बढ़ावा दे सकता है। किसी भी कंपनी के लिए, चाहे बड़ी हो या छोटी, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें निम्नलिखित 3 संरचनात्मक विशेषताओं की आवश्यकता होती है। दुर्लभ लेकिन सुरक्षित संसाधन। स्टार्टअप को स्थापित व्यवसायों की तुलना में काफी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर भी वह पूंजी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप बजट के मध्य में किए गए किसी भी बदलाव के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं। स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्टार्टअप टीमों को रचनात्मक रूप से सोचने और नए उत्पादों को विकसित करने और विपणन करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। परिणाम में व्यक्तिगत हिस्सेदारी। उद्यमियों को अपने उत्पादों की सफलता में व्यक्तिगत हिस्सेदारी होनी चाहिए।
जब कोई कंपनी एक निश्चित आकार तक पहुंचती है, हालांकि नवाचार को खतरनाक माना जा सकता है क्योंकि इसके लिए संचालन और स्थापित प्रबंधकीय प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए रीस का सुझाव है कि अधिक स्थापित कंपनियों में एक इनोवेशन सैंडबॉक्स बनाया जाना चाहिए जिसमें प्रयोग और नवाचार का कोई भी प्रभाव शामिल होगा, लेकिन जिसमें स्टार्टअप टीम के सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी इनोवेशन सैंडबॉक्स के वास्तव में प्रभावी होने के लिए उसे निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। कोई भी टीम एक ऐसा प्रयोग बना सकती है जो केवल उत्पाद या सेवा के सैंडबॉक्स वाले हिस्सों को प्रभावित करता है। एक ही टीम को प्रयोग को शुरू से अंत तक देखना होगा। कोई भी प्रयोग निर्दिष्ट समय से अधिक समय तक नहीं चल सकता। कोई भी प्रयोग ग्राहकों की निर्धारित संख्या से अधिक को प्रभावित नहीं कर सकता। प्रत्येक प्रयोग का मूल्यांकन 5 से 10 क्रियाशील मैट्रिक्स द्वारा किया जाना चाहिए। प्रत्येक सैंडबॉक्स टीम को सफलता का मूल्यांकन करने के लिए समान मैट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए। प्रयोग का नेतृत्व करने वाली किसी भी टीम को परीक्षण जारी रहने के दौरान मैट्रिक्स और ग्राहक इंटरेक्शन की निगरानी करनी चाहिए और अगर कुछ विनाशकारी होता है तो इसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। इस तथ्य के कारण कि हर बार समान मैट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है, यह आकलन करना आसान है कि सैंडबॉक्स प्रयोग विफल रहा है या सफल। इसके अलावा समान मैट्रिक्स का लगातार उपयोग करके टीम समग्र रूप से कंपनी के लिए इन मैट्रिक्स के संबंध में एक ठोस साक्षरता विकसित करती है। इसके अलावा इनोवेशन सैंडबॉक्स लीन स्टार्टअप पद्धति का प्रतीक है, जिसमें यह तेजी से पुनरावृत्ति, छोटे बैच, त्वरित परिणाम और निरंतर मान्य सीखने को बढ़ावा देता है। नवीनता को लागू करते समय इनोवेशन सैंडबॉक्स जैसे गतिशील दृष्टिकोण कुछ शुरुआती समस्याएं पैदा कर सकते हैं। प्रबंधकों को इस बात के लिए तैयार करना सार्थक साबित हो सकता है कि जब ऐसी प्रणालियां पेश की जाती हैं, तो बेहतर महसूस होने से पहले यह बदतर महसूस हो सकती है। हालांकि ऐसा अक्सर होता है क्योंकि मूल पुरानी प्रणाली के कारण होने वाली कोई भी समस्या समझ से परे होती है। इसके विपरीत नई प्रणाली के कारण होने वाली कोई भी समस्या तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट है। कुंजी तब तक बने रहना है जब तक कि अधिक नवोन्मेषी दृष्टिकोण नया सामान्य न बन जाए।